हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बायो का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंतर्गत हम पूरे ब्रेन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र कहते किसे हैं। तो तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, क्या है तंत्रिका तंत्र? तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित अंगों का समूह है जो शरीर में नियंत्रण, संचालन और समन्वय का कार्य करता है। तो तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? बॉडी में कंट्रोल बनाए रखना, उसका संचालन करना और समन्वय बनाकर रखना। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में कंट्रोल, संचालन और समन्वय का कार्य करता है नर्वस सिस्टम। मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग को ब्रेन व स्पाइनल कॉर्ड से जोड़कर उनमें आपसी संपर्क रखती हैं। तो जो तंत्रिकाएं हैं शरीर के प्रत्येक भाग को ब्रेन के साथ और मेरुरज्जु के साथ जोड़कर आपसी समन्वय बनाकर रखती हैं। और नर्वस सिस्टम में क्या क्या शामिल है? तो 3 अंग शामिल होते हैं, जिसमें है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो इसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो रीढ़ की हड्डी करती है। अर्थात रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ब्रेन से जुड़ी होती है। और तीसरा है नर्व्स यानी कि तंत्रिकाएं, और हमारी बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंची होती है ये तंत्रिकाएं। तभी तो हमारे दिमाग से जो इंस्ट्रक्शंस जाता है हमारी बॉडी उसे फॉलो करती है। तो नर्वस सिस्टम में ये तीनों शामिल हैं। अब देखते हैं नर्वस सिस्टम के प्रकार कितने हैं। तो नर्वस सिस्टम के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट में सीएनएस कहते हैं। फिर है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे पीएनएस बोलते हैं। और स्वचालित तंत्रिका तंत्र यानी एएनएस बोलते हैं इसको। तो इन्हीं में से सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 95% क्वेश्चन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूछे जाते हैं और बाकी के 5% क्वेश्चन जो हैं उन दोनों पार्ट से पूछे जाते हैं। तो 95% क्वेश्चन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते क्यों हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के सेंटर में ही स्थित है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसी वजह से इसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्वयं और पूरे शरीर की तंत्रिकाओं पर नियंत्रण करता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? तो एक है मस्तिष्क यानी ब्रेन और दूसरा है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले ब्रेन को देखते हैं, ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है मस्तिष्क यानी ब्रेन। मस्तिष्क शरीर का एक नियंत्रण केंद्र है जो विचार, भावना और व्यवहार को नियंत्रित करता है। हमारे आसपास की दुनिया को देखने, सीखने और याद करने के लिए मस्तिष्क आवश्यक है। और अगर बात करें कि मस्तिष्क का भार कितना है, तो मस्तिष्क का भार शरीर के भार के मात्र 2% होता है। यानी जो भी हमारे शरीर का भार है उसका 2% हमारे मस्तिष्क का भार होता है। परंतु यह पूरे शरीर का 20% ब्लड और ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। ठीक है, मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का भार का 2% होता है, लेकिन हमारे शरीर का जितना भी ब्लड या ऑक्सीजन है उसका 20% यूज केवल हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन करता है। और मस्तिष्क कपाल यानी क्रेनियम अस्थि के नीचे स्थित होता है। और एक वयस्क व्यक्ति में मस्तिष्क का वजन 1350 से 1450 ग्राम तक होता है। मेल की बात करें तो मेल में 1350 से लेके 1450 ग्राम होता है और फीमेल की बात करें तो 1250 से लेके 1300 ग्राम तक होता है। और सेल ऑफ ब्रेन किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है। सेल ऑफ ब्रेन किसे कहते हैं? तो न्यूरॉन्स के कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन्स होती हैं। तो अगर आपसे सेल ऑफ ब्रेन पूछा जाता है तो वो भी न्यूरॉन्स होगा। और तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई पूछा जाए यानी कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो वो भी न्यूरॉन्स होगा। तो हमने जाना कि हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो कपाल अस्थि यानी कि क्रेनियम के नीचे स्थित होता है। तो क्रेनियम क्या है? तो हमने पढ़ रखा है इसके बारे में। कंकाल तंत्र वाले वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था क्रेनियम के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी है बायोलॉजी की, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और क्रेनियम का काम क्या है? तो हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करना क्रेनियम का कार्य है। और क्रेनियम में 8 हड्डियाँ शामिल होती हैं। 8 हड्डियों से मिलकर बनता है क्रेनियम और इसका कार्य है ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करना। हमारा मस्तिष्क एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे मेनिंजेस झिल्ली कहते हैं और जो
3 परतों से बनी होती है। तो देखिए सबसे ऊपर अगर हम देखें तो क्या होता है, चमड़ा होता है, स्किन होती है, और उसके नीचे क्या होता है, तो क्रेनियम होती है, और क्रेनियम के नीचे हमारा दिमाग एक झिल्ली से घिरा होता है। तो हमारी बॉडी में जो भी सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं वो एक झिल्ली से घिरे होते हैं, जैसे कि हार्ट है, फेफड़े हैं, हमारे ब्रेन है, सभी के बाहर एक आवरण पाया जाता है जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। और हमारे ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करती है उस झिल्ली का नाम है मेनिंजस झिल्ली। और ये मेनिंजस झिल्ली भी 3 परतों से मिलकर बनती है। कौन है वो 3 परतें, तो पहली है ड्यूरा मैटर परत। ड्यूरा मैटर परत यह सबसे बाहरी परत होती है जो कपाल अस्थि से जुड़ी होती है, अर्थात क्रेनियम से जुड़ी रहती है, और क्रेनियम के नीचे ही ये मेनिंजस झिल्ली की फर्स्ट लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं ड्यूरा मैटर। फिर है सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर का नाम है आर्किनॉइड। आर्किनॉइड यह मध्य वाली परत होती है, बीच की परत, जो कि कोमल ऊतकों से निर्मित होती है। और उसके बाद फिर है थर्ड लेयर जिसे पाया मैटर कहते हैं। पाया मैटर यह सबसे भीतरी परत होती है जो कि मस्तिष्क की सतह से लिपटी होती है। तो देखें सबसे पहले है क्रेनियम, हमने बात की थी ना, सबसे पहले है क्रेनियम। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि ये है स्किन और उसके बाद ये है क्रेनियम। तो सबसे पहले है क्रेनियम, उसके बाद है मेनिंजस झिल्ली जो कि 3 लेयर से बनी हुई है। 3 लेयर कौन कौन सी है, ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड और पाया मैटर। इन तीनों के नाम भी आप याद रखें। ये परत आप देख रहे हैं ना, ये वाली परत है ड्यूरा मैटर की, ये है आर्किनॉइड परत, और ये लास्ट वाली जो है ये है पाया मैटर की परत। और इन्हीं तीनों परतों को मिलाकर मेनिंजस झिल्ली का निर्माण होता है। और मेनिंजस परत और मस्तिष्क के मध्य सेरिब्रोस्पाइनल द्रव यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है जो कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो देखें ध्यान से कि सबसे ऊपर हमने बात की थी, क्या था, क्रेनियम था, और क्रेनियम के बाद थी मेनिंजस झिल्ली, और मेनिंजस झिल्ली के बाद यह द्रव पाया जाता है। मेनिंजस झिल्ली जो हमने बात की 3 लेयर से बनी है, उसके बाद फिर ये द्रव भरा होता है उसके नीचे, और उसी के नीचे होता है फिर मस्तिष्क, यानी द्रव के नीचे पाया जाता है हमारा ब्रेन। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसे ही कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, और इसी के नीचे ये देखिए ये है हमारा मस्तिष्क, इसी द्रव के नीचे हमारा मस्तिष्क पाया जाता है। तो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन कौन करता है, तो सबसे पहले है क्रेनियम। क्रेनियम के बाद पाई जाती है मेनिंजस झिल्ली, और उसके बाद फिर पाया जाता है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, और ये सभी हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। और मेनिंजस परत में रोगाणुओं का हमला होने पर इसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसके कारण मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। तो जो ये मेनिंजस झिल्ली है इसमें रोगाणुओं का हमला होता है तो इससे मेनिंजाइटिस बीमारी होती है। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मेनिंजस झिल्ली में सूजन आ जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, तो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। तो अब हम ब्रेन की संरचना देख लेते हैं, ब्रेन के पार्ट देख लेते हैं। तो जो आगे वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क, और जो ये बीच वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और जो पीछे का पार्ट होता है उसे कहते हैं पश्च मस्तिष्क। और जो आगे वाला पार्ट है अग्र मस्तिष्क, इसमें भी 3 शामिल होते हैं। कौन कौन से, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस शामिल हैं। तो हमने पढ़ा ब्रेन के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से हैं, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, जिसमें कि जो आगे वाला है अग्र मस्तिष्क में 3 चीज़ें शामिल हैं। कौन कौन सी हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके बाद है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, इसमें 2 चीज़ें शामिल हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल। और फिर है पश्चिम मस्तिष्क यानी पीछे वाला भाग, और इसमें भी 3 चीजें शामिल है। कौन कौन सी, सेरेबेलम, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा। और अगर बात करें कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वो है अग्र मस्तिष्क, फिर उसके बाद है पश्चिम मस्तिष्क, और फिर है उसके बाद ब्रेन का जो सबसे छोटा पार्ट है यानी कि मध्य मस्तिष्क है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए अगर कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो वो हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, और अगर पूछा जाए ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, तो वो है मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। तो अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं। तो उसका पहला पार्ट जो है प्रमस्तिष्क, इसके बारे में देखते हैं। प्रमस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में सेरिब्रम कहते हैं, यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग होता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो अग्र मस्तिष्क होता है, और उपभाग की बात करेंगे तो सबसे बड़ा उपभाग हो जाएगा सेरिब्रम। और यह संपूर्ण मस्तिष्क का 80% भाग, 2/3 भाग घेरे हुए है।
परसेंट में पूछता है तो 80% हो जाएगा, और वैसे पूछता है तो 2/3 भाग ये पूरे मस्तिष्क का घेरे हुए है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। और यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतिविधियां, वाणी, चिंतन आदि का केंद्र होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है यही। क्वेश्चन पूछा जाता है स्मृति या फिर इच्छा शक्ति हमारे मस्तिष्क के किस भाग के कारण होती है, तो प्रमस्तिष्क के कारण होती है यानी सेरिब्रम के कारण होती है। इसके बाद मस्तिष्क का दूसरा, अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा भाग है वो क्या है, थैलेमस है। थैलेमस के बारे में देखते हैं हम। ये भाग जो देख रहे हैं आप, यही है थैलेमस। ये स्पर्श करने, गर्म ठंडा, शारीरिक दर्द यही फील करवाता है, और यह बाहरी ताप और सर्दी को भी नियंत्रित करता है, और बाहरी दर्द जो त्वचा के द्वारा आते हैं उन्हें महसूस कराता है। तो हमें बाहरी स्किन से जो भी फील होता है, किसी का टच है या कांटा लगना है या कट लगना है या कोई दर्द है जो बाहर स्किन से फील हो रहा है, इन सभी का कारण क्या होता है, तो ये सब थैलेमस के कारण होते हैं। फिर हमारे अग्र मस्तिष्क का तीसरा पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सबसे इम्पॉर्टेंट जो इससे पूछा जाता है वो है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो वो है हाइपोथैलेमस। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं हाइपोथैलेमस को, और शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है, और सेंटर ऑफ फीलिंग्स है हाइपोथैलेमस। एग्जाम्पल जैसे कि प्यार है, गुस्सा है, नफरत है, भूख प्यास, सुख दुख आदि का जो भी हमें फील होता है वो सब हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। जैसे कि आंतरिक दर्द, सीने में दर्द हुआ, आंतरिक दर्द में क्या शामिल होगा, हमने पढ़ा कि जो थैलेमस था हमारा, जो बाहर से दर्द हमें फील होता था, जैसे कि कांटा चुभ गया है या फिर कुछ भी लग गया है तो वो हमें बाहर से फील हो रहा है ना दर्द, तो उसे थैलेमस फील करा रहा था। लेकिन हाइपोथैलेमस जो आंतरिक दर्द होते हैं, जैसे कि सीने में दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो इसके लिए हाइपोथैलेमस जिम्मेदार होता है। और लव है, घृणा है, इन सब के लिए भी हाइपोथैलेमस जिम्मेदार होता है। तो हमने अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया है। हमने मस्तिष्क के 3 भाग पढ़े थे ना, जिसमें कि अग्र मस्तिष्क हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके तीनों पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन के बारे में। इसमें 2 चीज़ें शामिल थी। ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, हमने बात की थी। सबसे बड़ा भाग कौन सा था, तो अग्र मस्तिष्क था, और सबसे छोटा भाग था मध्य मस्तिष्क। और इसमें 2 चीज़ें शामिल हैं। पहला है कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना, ये जो पार्ट है यही है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, इसे ही कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना, और यह देखने और सुनने का केंद्र होता है। सेंटर ऑफ विजन एंड हियरिंग पावर, देखने और सुनने की शक्ति का केंद्र है कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना। तो इससे यही पूछा जाता है सिर्फ, देखने और सुनने का केंद्र कौन है मस्तिष्क में, कौन सा पार्ट है, तो वो है कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना। और इसके बाद दूसरा पार्ट है इसका सेरिब्रल पेंडिकल। यह दिमाग के, यह अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से जोड़ने का काम करता है। सेरिब्रल पेंडिकल जो होता है, ये अग्र मस्तिष्क जो होता है हमारा और पश्च मस्तिष्क होता है, उसको जोड़ने का काम कौन करता है, तो सेरिब्रल पेंडिकल करता है। तो मिड ब्रेन से इतना ही याद रखें बस आप, कि ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट है, और ये देखने और सुनने का केंद्र कौन सा है, तो वो है कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना। और अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से जोड़ने का काम कौन करता है, तो अगर ऑप्शन में सेरिब्रल पेंडिकल दिया है तो उसे आप टिक करेंगे। लेकिन कभी कभी सेरिब्रल पेंडिकल ना दे करके क्या दे देता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या फिर पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क का भी पार्ट अगर पूछा जाता है तो हो जाएगा कौन सा, सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में। पश्च मस्तिष्क, ये जो आप येलो कलर का पार्ट देख रहे हैं ना, ये पीछे साइड होता है, इसे ही कहते हैं पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क में भी हमने 3 पार्ट देखे थे, कौन कौन से, इसमें से पहला देखते हैं सेरेबेलम के बारे में। सेरेबेलम जो होता है इसे अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है और छोटा दिमाग भी कहते हैं, और यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ऐच्छिक क्रियाएं होती क्या हैं। ऐच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे कि चलना फिरना, उठना बैठना, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, गर्दन मोड़ना, ये सब क्रियाएं क्या हैं, ऐच्छिक क्रियाएं हैं। इनको हम अपनी मर्जी से करते हैं, इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनका जो नियंत्रण है वो सेरेबेलम करता है, और शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य भी इसी का है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि हमारे शरीर का बैलेंस बनाने का कार्य कौन करता है, कौन सा है ब्रेन का पार्ट, तो वो है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो होता है वो हमारे शरीर का बैलेंस बनाकर रखता है। और ज़्यादा शराब पीने से
सेरेबेलम सही से काम नहीं कर पाता है। तो आपने देखा ही होगा जो ज़्यादा शराब पी लेते हैं वो सही से खड़े नहीं हो पाते या फिर सही से चल नहीं पाते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी है बैलेंस नहीं बना पाती है। क्यों? क्योंकि बैलेंस बनाता कौन है? तो हमारे ब्रेन का ये पार्ट सेरेबेलम है, बैलेंस बनाने का कार्य करता है। और अधिक शराब पीने से ये ठीक से कार्य नहीं करता है, और जब ये ठीक से कार्य नहीं करेगा तो शरीर का बैलेंस कैसे बनेगा? तो तभी शराबियों में देखो तो वो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, चलेंगे तो झूमते हुए लहराते हुए ऐसे चलते हैं, है ना। तो सेरेबेलम से आप इतनी चीज़ें याद रखें कि इसे अनुमस्तिष्क या छोटा दिमाग भी कहते हैं। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और शरीर का संतुलन बनाकर रखता है। और ज़्यादा शराब पीने से सेरेबेलम सही से काम नहीं कर पाता और हमारे शरीर का संतुलन खो जाता है, संतुलन नहीं बनता है। उसके बाद पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग है पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई जो होता है यह श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो इससे बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे श्वसन की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो पॉन्स वेरोलाई है। अगर मस्तिष्क का भाग देके पूछा जाए, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या फिर मध्य मस्तिष्क, तो याद रखिए वो पश्च मस्तिष्क है। और अगर इसके भी पार्ट देके पूछता है, ज़्यादा डीप पूछेगा तो इसके पार्ट देके पूछेगा तो वो हो जाएगा पॉन्स वेरोलाई। इसके बाद है पश्च मस्तिष्क का तीसरा पार्ट जिसे कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह हमारे शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब हमने ऐच्छिक क्रियाएं तो देख लिया, अब ये अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं इनके बारे में जानते हैं। जैसे कि हृदय की धड़कन है, उत्सर्जन है, पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, जैविक क्रिया है, हिचकी आना है, उल्टी करना है, आदि क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये सब हैं अनैच्छिक क्रियाएं। हृदय की धड़कन है तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, दिल जो है हमारा वो तो धड़केगा ही। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो अपना कार्य करेगा ही, हमने कुछ भी खा लिया है बाकी का कार्य जो है पाचन तंत्र का है तो वो अपना कार्य करेगा, हम उसे रोक नहीं सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगी? अनैच्छिक क्रियाएं हो जाएंगी। इसके पहले जो हमने बात की थी वो थी ऐच्छिक क्रियाएं। हाथ पैर हिलाना है, गर्दन मोड़ना है, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना, ये सब क्या है? हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। जिनमें हमारा कंट्रोल हो वो हमारी ऐच्छिक क्रिया होती हैं, जिनमें हमारा कंट्रोल नहीं है वो है अनैच्छिक क्रियाएं। और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है यह हमारे शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो हमने ब्रेन के तीनों पार्ट पढ़ लिए हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद फिर है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है इसका पिछला भाग मेरुरज्जु कहलाता है और यह मस्तिष्क की सहायक संरचना होती है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो बहुत तीव्रता से बिना सोचे पूर्ण हो जाती हैं, आकस्मिक परिस्थितियों से शरीर की सुरक्षा करती हैं। इसके द्वारा मस्तिष्क को कुछ रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। तो ये मेरुरज्जु हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? जो अचानक घटित होती हैं। जैसे कि हम बैठे हैं, अचानक कोई गर्म चीज़ है, हमारा हाथ अगर उसमें टच हो जाएगा तो हम हाथ तुरंत हटा लेंगे, यही है प्रतिवर्ती क्रिया। यहाँ हम सोचेंगे नहीं कि हाथ हटाएं या नहीं हटाएं, हाथ हमारा हम चाहे न चाहे खुद ही हट जाएगा, है ना। तो इसे नियंत्रित करने का कार्य कौन करते हैं? हमारी स्पाइनल कॉर्ड करती है। तो ये तो रहा तंत्रिका तंत्र का पहला पार्ट यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। और ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने बात करा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से 95% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5% क्वेश्चन की संभावना जो होती है इन दोनों पार्ट से होती है। तो अब हम नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड ने तंत्रिकाएं यानी नर्व्स निकाली हैं, नर्व्स निकलती हैं, ये शरीर के विभिन्न हिस्सों तक फैली होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं यही है तंत्रिकाएं, इन्हें ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हमारा दिमाग हमारे पैर को संदेश दे रहा है तो वो संदेश पैर तक कैसे जाएगा? इन्हीं तंत्रिकाओं के माध्यम से जाता है और इसे ही कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव मस्तिष्क से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं मानव मस्तिष्क से यानी ब्रेन से। और स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं ये पूछा जाता है। तो याद रखिए यहाँ से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि मानव मस्तिष्क से कुल 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा बस। इसके बाद फिर है हमारा स्वचालित तंत्रिका तंत्र।
इस तंत्र का निर्माण तंत्रिकाओं से निकलने वाले रसायन के आधार पर किया जाता है और यह तंत्र दो प्रकार का होता है, अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र और परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र। पहले हम देखते हैं अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र। अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र, इनसे एड्रेनलिन नामक रसायन का स्रावण होता है और शरीर के आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो ये शरीर की आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप जंगल के रास्ते से गुजर रहे हो और अचानक आपके सामने शेर आ जाए तो क्या होगा? आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। खुद ब खुद आप चाहे न चाहें आपकी हार्ट बीट यानी धड़कन बढ़ जाएगी, आपकी सांसें तेज हो जाएंगी यानी श्वसन दर जो है वो तीव्र हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आंखों की पुतली फैलने लगेगी। तो कोई भी जब हम विचित्र घटना को देखेंगे या हमें डर का एहसास होगा तो क्या होगा? हमारी हार्ट बीट बढ़ा देगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, हमारी श्वसन दर तीव्र हो जाएगी और आंख की पुतली को फैला देगा। तो यही है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। इसके बाद है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसमें एसिटाइल कोलिन नामक रसायन का स्रावण होता है और यह शरीर के आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता को घटाता है और यह अनुकंपी के विपरीत कार्य करता है। तो हमने अनुकंपी में देखा था कि यह शरीर के आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ा देता था और उसी के विपरीत ये कार्य करता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह शरीर के आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता को घटाता है। तो इसमें हमारा शरीर पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएगा। जब हम डर गए तो हृदय की गति हमारी फास्ट हो गई, तेज हो गई और उसे क्या कहते हैं? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। बट कुछ देर में हमारी बॉडी सामान्य स्थिति में आ जाती है। तो वह किसकी वजह से आती है? तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण आती है। तो उम्मीद है आप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र दोनों को समझ चुके होंगे। अनुकंपी में क्या होता है कि शरीर के आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। जैसे कि जब हम डर जाते हैं, कुछ भी ऐसा देख लेते हैं, विचित्र घटना देख लें, हम डर गए तो क्या होगा? हमारी धड़कन फास्ट हो जाएगी, हृदय की गति तेज हो जाएगी, श्वसन दर हमारी सांसें तेज हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आंख की पुतली को फैला देगा। और उसी के विपरीत परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यह शरीर के आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता को घटा देता है। तो जब कुछ देर बाद हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है तो वह किसकी वजह से रिलैक्स होती है, सामान्य स्थिति में आती है? तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की वजह से आती है। तो आज हमने पढ़ा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमने 3 पार्ट पढ़े और तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अपने माइंड में आप रिवाइज कीजिए कि सबसे पहले हमने जाना नर्वस सिस्टम कहते किसे हैं। फिर हमने देखा नर्वस सिस्टम के प्रकार कितने हैं, तो 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वचालित तंत्रिका तंत्र। ये 3 प्रकार देखे हमने नर्वस सिस्टम के। और हम जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था उसके अंतर्गत हमने पढ़ा मस्तिष्क को यानी कि ब्रेन को। और ब्रेन के भी हमने पार्ट पढ़े थे 3। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। जिसके अंतर्गत हमने जाना कि हमारे मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो कौन सा है? अग्र मस्तिष्क है और सबसे छोटा पार्ट है मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत ही हमने इसके पार्ट पढ़े सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन के भी पार्ट पढ़े हमने कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल। फिर हमने पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत पढ़ा सेरिबेलम, पॉन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर हमने उसके बाद हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसका दूसरा भाग पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने स्वचालित तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा और स्वचालित तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ही हमने जाना अनुकंपी तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। और इसी के साथ हमारा थ्योरी सेक्शन होता है कंप्लीट। और अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ, आपको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्ली कौन सी है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जो ढकती है झिल्ली, सुरक्षात्मक झिल्ली, उस झिल्ली का नाम क्या है? तो उसे कहते हैं मेनिंजस झिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेनिंजस झिल्ली। फिर मानव मस्तिष्क का ग्राम में भार कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का ग्राम में भार कितना होता है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1200 से लेकर के 1400 ग्राम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में निम्न शामिल है। पूछा जा रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है?
निम्न में से? तो मस्तिष्क और हृदय होगा, या मस्तिष्क मेरुरज्जु, या फिर हृदय मेरुरज्जु, या यकृत और हृदय क्या शामिल है? तो हमने पढ़ा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? तो हमने क्या पढ़ा था, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा था? तो हमने पढ़ा था अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मिड ब्रेन। इन तीनों में सबसे बड़ा है अग्र मस्तिष्क, लेकिन ऑप्शन में अग्र मस्तिष्क नहीं दिया गया, उसके भी उपभाग दिए गए हैं। और उपभाग में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिब्रम का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेरिब्रम। यह हमारे दिमाग का 2/3 हिस्सा घेरे होता है सेरिब्रम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े पाए जाते हैं? मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल कॉर्ड के जोड़े पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 जोड़े पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था ना कि हमारे जो ब्रेन होती है उसमें से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें से कितनी? तो 31 जोड़ी निकलती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरु तंत्रिकाओं के बारे में, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 31। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी होता है? तो सीधी रेखा में तो हम तभी चल पाएंगे ना जब हमारी बॉडी में संतुलन होगा, बैलेंस होगा। और हमारी बॉडी का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है सेरेबेलम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेबेलम। और अगर बात करें सेरेबेलम हमारे माइंड के किस पार्ट के अंतर्गत आता है, तो हमने पढ़ा है माइंड के 3 पार्ट, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत ही हमने पढ़ा था सेरेबेलम को। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेरेबेलम। अगला क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वास और हृदय की गति को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है वो जो श्वास और हृदय की गति को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला। हमने पढ़ रखा है हमारी अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत ही आती है हृदय की गति, श्वास है, ये सब हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है मेडुला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का कि मनुष्य भूख प्यास पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, इसमें मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो जो भूख प्यास का केंद्र है ये सब क्या था? भूख है, प्यास है, लव है और फीलिंग्स है, इनका केंद्र कौन था? तो हाइपोथैलेमस था। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।